नमस्कार। आज हम फुटिंग यानी आधार के बारे में तथा उनकी विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो पहले आधार की परिभाषा के बारे में समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, संरचना के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है सुपर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे छत यानी स्लैब वाला हिस्सा आता है। उसके बाद में उसका एक हिस्सा और होता है बीम। तत्पश्चात अगला हिस्सा है जो प्लिंथ लेवल से ऊपर रहता है लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के बीच में रहता है, जिसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें दीवार तथा कॉलम वाला हिस्सा आ जाता है। लेकिन प्लिंथ के नीचे वाला हिस्सा हमारा जो ज़मीन में धंस जाता है वह आधार या बेस कहलाता है। उसे फाउंडेशन या फुटिंग भी कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि ज़मीन का ये स्ट्रक्चर का वह हिस्सा है जो मुख्यतः ज़मीन की सतह में दबा रहता है तथा संरचना का अधिभार या संरचना द्वारा लगाया जाने वाला भार यह वहन करते हुए नीचे मृदा में हस्तांतरित करता है। यह लगभग संरचना की कुल कॉस्ट का या लागत का 30% आधार में लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा यह भी कही जा सकती है कि आधार वह संरचना का वह हिस्सा है जो मृदा पर स्थिर रहता है तथा उसके ऊपर वाले संरचना के हिस्से के लोड को ज़मीन में हस्तांतरित करता है। सबसे एफिशिएंट फुटिंग या आधार उसे कहा जाता है जो संरचना के भार को बिना मृदा के विफल हुए उसमें हस्तांतरित कर देता है। उसे एफिशिएंट फुटिंग या दक्ष फुटिंग कहा जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि संपीड़न दाब के अधीन हर प्रकार का पदार्थ संपीड़ित होता है दाब लगाने पर। तो इस अवस्था में यदि हमारे आधार के जस्ट नीचे या आधार के तुरंत बाद ही भार वहन करने की या वह मृदा उपस्थित हो जिसकी धारण क्षमता अच्छी है, तो संरचना का लोड कुछ इस प्रकार से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, नीचे की ओर हस्तांतरित होगा, मृदा में हस्तांतरित होगा। एक अच्छे आधार की आवश्यकताएं निम्न हैं, जिनमें पहला है कि संरचना का डेड लोड तथा उसमें लगने वाले लाइव लोड को वो वहन करे। लाइव लोड में खासकर फिक्सचर तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों का लोड आता है। डेड लोड संरचना का स्वयं का भार है, वह भार जो उसके अलग अलग अवयवों का होता है। संरचना का आधार वह हिस्सा है जो ना बल्कि ऊर्ध्वाधर लोड को वहन करता है बल्कि पार्श्व लोड को भी वहन करता है, जो आसपास की ज़मीन तथा वायु इत्यादि के कारण लगता है। ये एक तरह का एंकर है जो सुपर स्ट्रक्चर को बिना अपलिफ्ट हुए उसे रोके रखता है तथा स्थिरता प्रदान करता है। संरचना के आधार का डिज़ाइन में मुख्य भाग जो रहता है वो तो निर्धारित करना होता है कि किस प्रकार का आधार बिल्डिंग के लिए देना आवश्यक है तथा मृदा की धारण क्षमता क्या है जिस पर बिल्डिंग का भार डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा मुख्य आवश्यकता है कि आधार की सेटलमेंट या बैठाव अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुल ऊर्ध्वाधर दिशा में सेटलमेंट हो, चाहे अलग अलग आधार के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो। इसके अलावा बिल्डिंग के आधार की रिक्वायरमेंट्स में कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स होती है जो संरचना को बनाते समय हमें ध्यान में रखनी होती है, खासकर ज़मीन की खुदाई से संबंधित और भूमि जल तल के ड्रेनेज से संबंधित होती है। इसके अलावा इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट भी
फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि पैसा खर्च करना भी अधिक पड़ता है इसके अंदर। फुटिंग बनाते समय कुछ निर्धारित चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी और स्थिरता लंबे समय तक बनी रहे, अर्थात फुटिंग ड्यूरेबल बनी रहे। इसके लिए हमें संरचना को बनाना कहाँ, संरचना के आधार को बनाना कहाँ है, इस चीज़ पे विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। इसमें पहला आता है प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन का अर्थ है कि हम अपनी बिल्डिंग की संरचना की एक निश्चित सीमा के अंदर ही बना सकते हैं, किसी अन्य प्रॉपर्टी या दूसरे एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी लाइन में नहीं बना सकते हैं। संरचना के नीचे जो मृदा है वह मुख्यतः जलांश से प्रभावित होती है। इसी वजह से उस मृदा में संकुचन तथा फैलाव, यानी इंग्लिश में बताया जाए तो स्वेलिंग और श्रिंकेज उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव के कारण संरचना में फुलावट के कारण उठाव होएगा और संकुचन के कारण बैठाव होएगा। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में जहाँ पर संकुचन और फुलावट होती है उस क्षेत्र से नीचे संरचना की आधार को आधारित करें या बैठाएं, ताकि वह इस जोन से प्रभावित ना हो। मुख्यतः सर्दियों में जब जल मृदा के अंदर होता है तो ठंड के कारण वह जम जाता है, उसे फ्रॉस्टिंग कहते हैं, जिसके कारण मृदा का आयतन में फुलावट होती है और गर्मियों में वही जल पिघल करके फैल जाता है, जिसके कारण आधार का बैठाव उत्पन्न होता है। ये उठाव और बैठाव के कारण हमारी संरचना की स्थिरता बिगड़ती है। अतः ये सुनिश्चित किया जाता है कि ऊपरी परत से लगभग 1.5 मीटर नीचे कम से कम हमारे आधार को, या उस जोन की गहराई तक जहाँ पर संरचना में जलांश में आए किसी भी परिवर्तन के कारण उठाव या बैठाव ना हो, उस गहराई तक हमें संरचना को आधारित करनी पड़ती है। मृदा की सतह की ऊपरी परत ऑर्गेनिक पदार्थ से होती है जो भार वहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें उसे हटा करके संरचना को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ऊपरी परत को के ऑर्गेनिक मटेरियल को खुदाई द्वारा हटा दिया जाता है। इसमें मुख्यतः पीट या मक जैसी मृदाएं भी पाई जाती है जो भार वहन करने की क्षमता नहीं रखती है। अदृढ़ीकृत पदार्थ जैसे कि कचरा इत्यादि, वह भी उस क्षेत्र में ऊपरी सतह में पाया जाता है। इसे भी हटाना या इस जोन के नीचे तक हमें आधार को करना पड़ता है, क्योंकि ये भार वहन करने की क्षमता नहीं रखता है। ढाल इत्यादि में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार को ढाल के किनारे से काफ़ी दूर रखा जाए, ताकि स्लोपिंग ग्राउंड पर उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। एक दूसरे के बीच में लेवल का अंतर, दो आधारों के बीच में लेवल का अंतर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि ऊपरी संरचना का भार वह सरलता से वहन कर सकें और उनमें डिफरेंशियल सेटलमेंट जैसी संभावनाएं कम रहे। यदि कोई पहले से बनी हुई संरचना है और उसके पास में जब हम नया किसी संरचना का निर्माण करते हैं तो दोनों के आधारों में एक लेवल का अंतर रखा जाता है, तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नई फुटिंग के आधार से एग्जिस्टिंग फुटिंग के तली तक जो रेखा बनती है वो क्षैतिज के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये दोनों के बीच की दूरी तथा एलिवेशन के अंतर को बनाए रखते हुए 45 डिग्री का कोण बनाया जाना आवश्यक है। ये किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फुटिंग के नीचे प्रभावित होने वाली मृदा यानी प्रेशर बल्ब के कारण एग्जिस्टिंग फुटिंग की संपीड़ित मृदा
पर कोई तरह का प्रभाव ना आए। यानी एग्जिस्टिंग फुटिंग के आधार पे कुछ नई फुटिंग के कारण अन्य प्रतिबलों का प्रभाव ना पड़े, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। नई फुटिंग की खुदाई के समय विशेष ध्यान रखा जाए कि पुरानी फुटिंग के को सपोर्ट करने वाली पार्श्व दिशा में जो मृदा होती है वह नई फुटिंग की खुदाई के कारण ढीली पड़ जाती है और उसमें अपरूपण के विफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस चीज़ का बचाव करते हुए ही नई फुटिंग की खुदाई की जानी चाहिए। जब लेटरल या पार्श्व दिशा वाली मृदा को हटा लिया जाता है नई फुटिंग की खुदाई के लिए, तो वहाँ सपोर्ट देना जरूरी पड़ जाता है पार्श्व दिशा में, अन्यथा जो पहले से स्थित आधार है उसके आसपास की मृदा में बल्जिंग होने की संभावना रहती है। तो यदि सपोर्ट दे दिया जाएगा तो वो मृदा अपनी जगह से हिलेगी नहीं और अपरूपण में विफलता की संभावना नहीं होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र के हिसाब से जो व्यवस्था की गई है ताकि लेटरल दिशा में कोई अपरूपण या बल्जिंग ना हो पुरानी वाली फुटिंग के आसपास की मृदा के लिए, यह तभी किया जाता है जब नई फुटिंग पुरानी वाली फुटिंग की तुलना में अधिक गहराई पे बनती है। यह व्यवस्था विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में ही की जाती है, अन्यथा पुरानी वाली फुटिंग यदि अपनी जगह से हिल जाएगी तो वहाँ बनी संरचनाओं में क्रैक या सेटलमेंट होने की संभावना है, इसीलिए पुरानी बिल्डिंग की स्थिरता खराब हो जाएगी। आइए संरचनाओं के प्रकार पढ़ते हैं। संरचनाओं के आधार दो प्रकार के हैं। पहला है शैलो फाउंडेशन या छिछली नींव। उनके जो प्रकार हैं, पहला है स्प्रेड यानी फैलाव वाली आधार या कंबाइंड फुटिंग या मैट फुटिंग। इसके अलावा गहरी नींव भी होती हैं जिसमें भार अच्छी खासी गहराई पर हस्तांतरित संरचना का भार अच्छी खासी गहराई पर हस्तांतरित होता है, जहाँ पे मृदा संरचना का भार वहन करने की क्षमता रखती हो। उसमें आती है पाइल फाउंडेशन या पियर फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन। छिछली नींव वह होती है जहाँ आधार की चौड़ाई तथा आधार की गहराई का अनुपात एक से अधिक होता है, यानी आधार की तली जमीन की सतह से जितना नीचे होता है वह चौड़ाई से सदैव कम ही रहेगा। ये चित्र कुछ क्षेत्र में बनाई गई संरचनाओं की है जिसमें विभिन्न आइसोलेटेड फुटिंग्स या सैलो फाउंडेशंस बनाई गई हैं। विभिन्न प्रकार की जो आइसोलेटेड सैलो फाउंडेशंस हैं या कंबाइंड सैलो फाउंडेशन हैं उनके चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें पहला एक किनारे में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ये वॉल फुटिंग है। फिर आता है आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग जो आकार के आधार पर स्क्वायर कहलाया जाता है। ऐसे ही सर्कुलर फुटिंग भी होती है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग भी होती है, वह आकार पर निर्भर करती है। फिर आता है कंबाइंड फुटिंग जहाँ दो से अधिक एक ही लाइन में लगाए गए कॉलम्स आते हैं, जो रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स भी आती है, जहाँ पे मुख्यतः हम लोग दो कॉलम्स को आधारित करते हैं। इसके अलावा स्ट्रैप फुटिंग या कैंटिलीवर फुटिंग होती है कंबाइंड फुटिंग में। फिर तीसरी किस्म की मैट या राफ्ट फुटिंग भी आती है। आइसोलेटेड फुटिंग वह फुटिंग होती है जो केवल एक ही कॉलम के द्वारा लोड को जमीन में हस्तांतरित करती है। इसे सिंगल फुटिंग भी कहा जाता है, जिसमें एक कॉलम का भार आधार द्वारा मृदा में हस्तांतरित होता है। ये सिंगल फुटिंग इसलिए बनती है क्योंकि कॉलम बहुत दूरी पर होते हैं तथा एक दूसरे का प्रभाव
नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्हें अलग अलग फुटिंग पर बनाया जाता है। यह सबसे कम लागत वाली फुटिंग होती है। आइसोलेटेड फुटिंग के चित्र में दिखाए गए उदाहरण हैं, जहां स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर फुटिंग आदि इनका एक हिस्सा है। आइसोलेटेड फुटिंग के लाभ: पहला है, आइसोलेटेड फुटिंग काफ़ी मितव्ययी किस्म की फुटिंग है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सरल है और आसानी से हो जाता है। इसके लिए किसी भी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिलाकर इसे बनाना सरल तथा कम खर्चीला होता है। आइसोलेटेड फुटिंग के की हानियां हैं कि इसमें सेटलमेंट की संभावनाएं ज़्यादा होती है, अतः संरचना की स्थिरता को प्रभावित करती है। इसकी भार वहन करने की क्षमता भी लिमिटेड है। कैपेसिटी कम होने के कारण यह अधिक भार वहन नहीं कर पाती है तथा इसमें टिल्टिंग होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि टॉर्सन का और टेंशन का प्रभाव भी इस किस्म की आइसोलेटेड फुटिंग में अधिक देखा गया है। अगली किस्म की छिछली नींव है कंबाइंड फुटिंग, जिसमें एक से अधिक कॉलम को आधारित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कंबाइंड फुटिंग उन कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां एक से अधिक कॉलम एक ही स्ट्रेट लाइन में उपस्थित हो तथा वो इतने नज़दीक हो कि एक अलग अलग कॉलम के लिए बनाई गई सिंगल फुटिंग आपस में जुड़ करके या उनका एरिया आपस में जुड़ जाए, तो मजबूरन उसे कंबाइंड फुटिंग के रूप में बनाना आवश्यक हो जाता है। कंबाइंड फुटिंग उस अवस्था में बनती है जब दो कॉलम्स पर अलग अलग किस्म का या अलग अलग मात्रा का भार लगता हो। तो ऐसी अवस्था में यदि आइसोलेटेड फुटिंग बनाई जाएगी तो डिफरेंशियल सेटलमेंट होने की संभावना अधिक होगी। ऐसे में उन दोनों को कंबाइंड फुटिंग में बना दिया जाता है, तो ऐसे में जो भार लगेगा वो दोनों की सीजी पर लगेगा, कंबाइंड फुटिंग की सीजी पर लगेगा तथा हस्तांतरित होने वाला भार आधार जिस मृदा पे बना हुआ है वहाँ पर एक समान रूप से वितरित होएगा। कंबाइंड फुटिंग निम्न दी गई स्थितियों में बनाई जाती है। पहली है, जब दो कॉलम इतने नज़दीक हो कि उनकी आइसोलेटेड फुटिंग नज़दीक होने के कारण एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा, जब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जिस पर मृदा आधारित है यानी धारण क्षमता यदि कम है, तो ऐसे में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कंबाइंड फुटिंग का उपयोग किया जाता है ताकि क्षेत्र बढ़ने से बेरिंग कैपेसिटी प्रेशर कम हो सके। तीसरी अवस्था है कि प्रॉपर्टी लाइन पर कुछ कॉलम आने से इसेंट्रिसिटी होने की संभावना हो जाती है। ऐसे में कंबाइंड फुटिंग द्वारा यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस जगह पर इस फुटिंग को बनाया जाता है। गहरी नींवों में मुख्यतः पाइल फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। ये एक बेलनाकार आधार है जहाँ पे ज़मीन की सतह से लोड गहराई पर हस्तांतरित होता है, अर्थात संरचना ज़मीन की सतह से होते हुए सक्षम भार वहन करने की के वाले क्षेत्र पर भार हस्तांतरित किया जाता है बेलनाकार सिलेंडर द्वारा। ये कॉलम की भांति कार्य करता है। पाइल फाउंडेशन मुख्यतः उस अवस्था में उपयोग में लिया जाता है जब ऊपरी सतह बहुत ही वीक होती है और अधिक गहराई में जाकर के ही अधिक धारण क्षमता वाली मृदा या सुदृढ़ रॉक लेयर मिलती है, जहाँ पर हमें संरचना का भार हस्तांतरित करना सरल होएगा। अगली अवस्था तब है जब बिल्डिंग बहुत ही भारी हो। ऐसे में
जैसे ये संरचनाएं होती है ब्रिज या वाटर टैंक इत्यादि, जिनका भार बहुत अधिक होने के कारण हमें सक्षम मृदा तक भार हस्तांतरित करना आवश्यक है, तो गहरी नींव बनाना की जरूरत पड़ती है। पाइल फाउंडेशन की कैपेसिटी राफ्ट या कंबाइंड फुटिंग से कहीं अधिक होती है।